नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आईआर का लेक्चर मैं फिर से शुरू कर रहा हूं 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी को लेकर। 69 बीपीएससी का मेंस नेक्स्ट मंथ में ही है। 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी अभी आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आपको 70 बीपीएससी देना है तो कम से कम मार्च तक आप मेंस की तैयारी कीजिए। जून लास्ट में, जुलाई के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस यही है, या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका अगस्त में हो सकता है एग्ज़ाम। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टारगेट कीजिए अपने एग्ज़ाम को लेकर और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अब तो छठ भी समाप्त हो गया, वर्ल्ड कप भी समाप्त हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे सीरियसली तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी से पीटी को केवल लेकर मत पढ़िएगा कि पीटी के लिए दिन दिन भर पढ़ रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आप मेंस के लिए जीएस की तैयारी कर रहे हैं वो आपका पीटी में मदद करे, इस हिसाब से पढ़ा कीजिए। यही अभी टारगेट रखना चाहिए और डेली कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लिखने में समय दीजिए कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसको लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आंसर राइटिंग कीजिए, निबंध लेखन कीजिए और डेली रूटीन बन जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे तो डेली आंसर राइटिंग करने से क्या होता है, आपका रूटीन बन जाता है डेली लिखने का और कॉन्फिडेंस डेली लिखने से बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो इसलिए आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना हो। बाकी भारत और अमेरिका का रिलेशन मैं आज पढ़ाऊँगा आपको। यकीन मानिए मैं आईआर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको केवल सुनना है, ओके। और जब मैं बार बार बोलूँगा आपको कि आयाम को सोचिए, डायमेंशंस को सोचिए, तो डायमेंशन को सोचने की कोशिश करना है। दरअसल में आईआर के जो सवाल लिखे जाते हैं हमेशा उसमें डायमेंशन जितने ज़्यादा आप कवर करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भारत और अमेरिका का संबंध जो है, दोनों चार लोगों को तो जानते ही होंगे, देख सकते हैं दोनों लोगों को। भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही 2+2 बैठक भी हुई है। उसके अलावा क्या है, भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको इसी साल 2023 में ही अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहाँ का स्टेट विजिट था, इनका स्टेट विजिट था, ओके। स्टेट विजिट का दर्जा दिया गया था किसके द्वारा? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा स्टेट विजिट का दर्जा दिया गया था। खूब सारे हमारे प्रधानमंत्री की वहाँ पर आगत भागत भी हुआ, स्वागत भी हुआ और कुछ पैक्ट और डील वगैरह भी साइन किए गए हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये पूरा का पूरा वीडियो होगा और मैं आपको क्या समझाऊँगा, मैं आपको इतिहास भी समझाऊँगा। सुनने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लिखिएगा मत कुछ अभी भी। मैं आपको इतिहास समझाऊँगा, किस प्रकार से डायमेंशन को कवर किया जाता है वो सब कुछ समझाऊँगा। देखिए होता क्या है आईआर में कभी भी रिलेशन जो है ये इमोशनल नतीजों के आधार पर नहीं डिसाइड किए जाते हैं या इमोशंस के आधार पर रिलेशन को तय नहीं किया जाता है। केवल और केवल किस चीज़ का रिलेशन होता है? तो गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो का रिलेशन होता है, ठीक है। पहली बात तो ये सिद्धांत है आईआर का। कैसे, इसका क्या तात्पर्य हो गया? इसका तात्पर्य होगा कि जब भी भारत और अमेरिका के संबंधों की हम लोग बात करेंगे या भारत और रूस के संबंधों की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले पढ़ते समय में सुनिएगा। ये बेसिक चीज़ है जो आज से जब आप पढ़ेंगे या जो लिखेंगे आंसर राइटिंग आईआर का तो उसमें आपको मदद मिलेगा। आप सबसे पहले देखेंगे कि भारत और यूएसए का रिलेशन क्यों अच्छा हो रहा है या क्यों बुरा हो रहा है। इस क्यों के पीछे क्या होगा? हमारा कॉमन इंटरेस्ट होगा। हमारा कॉमन क्या होगा? कॉमन इंटरेस्ट होगा। आईआर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन उद्देश्य होगा, तभी हमारा रिलेशन क्या होगा? अच्छा होगा। जिसके साथ हमारे कॉमन इंटरेस्ट मैच नहीं करेंगे उनके साथ हमारा रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये होगा कि भारत को उस देश की ज़रूरत होगी, भारत को उस देश की ज़रूरत होगी, उस देश को भारत की ज़रूरत होगी। अगर एक पक्षीय ज़रूरत होगी यानी कि केवल भारत को उस देश की ज़रूरत होगी तो भारत को उस देश के शर्तों पर चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उस देश को भारत की ज़रूरत होगी तो उस देश को भारत के शर्तों के आधार पर चलना पड़ेगा। आईआर के कुछ बेसिक सिद्धांत बता रहा हूँ जिसको समझकर आपको लिखना ही भी पड़ेगा आगे जाकर। ये क्या बता रहा हूँ मैं? तो जब भी आप जैसे कोई भी रिलेशन पढ़ें, भारत यूएस का पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्यों हम करीब में आ रहे हैं। या जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही सवाल दिया था कि ये बताइए कि भारत और अमेरिका के जो डिफेंस रिलेशन है किस प्रकार से अच्छे हो रहे हैं या किस प्रकार से बदल रहे हैं या किस प्रकार का हमारा रिलेशन है। ये मैंने सवाल दिया था। तो उस सवाल में सबसे पहले ये लिखना था कि हमारा डिफेंस रिलेशन जो है, हमारा डिफेंस का जो रिलेशन है ये अच्छा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। एक कारण है चीन का फैक्टर है।
दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि अमेरिका चाह रहा है कि भारत जो है वो रूस के करीबी ना रहकर अमेरिका के करीब हो जाए। तीसरा फैक्टर ये है कि कहीं न कहीं इंडो पैसिफिक में हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अमेरिका को अपना दबदबा कायम करना है, तो उसको भारत की मदद चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा है चीन का फैक्टर। ये 3-4 ऐसे कॉमन फैक्टर हैं। बाकी के जो चीज़ें हैं जैसे लोकतंत्र हो गया, व्यापार हो गया, भारतीय डायस्पोरा हो गया, ये सब ऊपर के मेकअप हैं। मुख्य बॉडी क्या है? तो मुख्य यही वो आधार है रिलेशन का, जिसके आधार पर हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है। ये वही अमेरिका है जो 1971 के बांग्लादेश वॉर में अपने जो उसका नौसेना का फ्लीट है वो लेकर कहाँ पर आ गया था? तो बंगाल की खाड़ी में आ गया था भारत पर अटैक करने के लिए। सही सुन रहे हैं आप? और उस समय भारत और अमेरिका का संबंध निम्नतम स्तर तक पहुँच गया था। 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। और आज 2023 ईस्वी में भारत का और अमेरिका का संबंध सबसे उच्चतर स्तरों में से एक पर है अभी भी। लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं हैं, उन चिंताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, दरअसल हमारा रिलेशन शुरू कहाँ से होता है? आज़ादी के पश्चात से ही हमारा रिलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। भारत ने बीच में कदम रखा कि हम ना तो दाएं हैं ना बाएं हैं, हम बीच में चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा झुकाव यूएसएसआर की तरफ में था, क्योंकि हमारी बेसिक नीड पूरी करने में मदद कर रहा था। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था और यूएसएसआर भारत के पक्ष में खड़ा था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसलिए पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है ये हमेशा से ही क्यों ज़्यादा विकसित रहा? क्योंकि अमेरिका ने उसको भरपूर मात्रा में मदद की। अमेरिका का पूरे दुनिया में एक ही लक्ष्य रहता है कि पहली बात है कि हथियार बेचा जाए, दुनिया में अशांति पैदा किया जाए। इसको आंसर में नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। जिससे अशांति पैदा करने से क्या होगा? हथियार बिकेंगे, गोली बम बारूद चलेंगे और अमेरिका के बिजनेस फैक्ट्रियाँ बूम करेंगी। सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहता है। यूएसएसआर जो है ये जब तक चला तब तक हम यूएसएसआर के पक्ष में ही थे। हमारा अमेरिका के साथ कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं हो पाया। 1991 ईस्वी में यूएसएसआर का पतन हो गया, फॉल ऑफ यूएसएसआर। रूस जैसे देश का जन्म हुआ। बहुत सारा यूएसएसआर के तहत जो देश थे वो सब के सब अलग हो गए। तजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब जो सुनते हैं, बेलारूस, ये सब के सब एक ही देश में शामिल थे। ठीक है। 1991 के बाद दुनिया एक ध्रुवीय होने लग गई। पहले जो द्विध्रुवीय थी, 2 पोल थे दुनिया के, वो अब एक पोल हो गए। 1991 में यूएसएसआर हार गया और शीत युद्ध को हार गया यूएसएसआर। और शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ? तो फॉल ऑफ यूएसएसआर से शीत युद्ध का अंत हुआ था। पूरा हिस्ट्री समझिएगा तो आज का वर्तमान समझ में आएगा। 1991 के बाद भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी। भारत ने अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा करना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? जो हमारी इकोनॉमी बंद थी, जिस हम यूएसएसआर पर डिपेंड थे, हमारी इकोनॉमी जो बंद थी, उस इकोनॉमी को हमने सबसे पहले ओपन किया। क्योंकि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है अब उसको हमें अपनाना पड़ेगा। जो सोशलाइजेशन वाली अर्थव्यवस्था थी, जो सोशलिस्ट वाली अर्थव्यवस्था थी, उसका फॉल हो चुका था, वो विफल हो चुकी थी पूरी दुनिया में। यूएसएसआर विफल हुई तो उसके बाद हमने क्या किया? बाजारवादी वाली अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू किया। 1991 में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू करके लिबरल बनाया। क्योंकि 1991 में अमेरिका ने हमें मदद की थी विश्व बैंक से लोन लेने में, आईएमएफ से लोन लेने में। और आईएमएफ की ही शर्त थी, ये शर्त इनडायरेक्टली था, दरअसल में शर्त था ये इन देशों का, बाजारवादी देशों का, कि भारत को अपनी इकोनॉमी खोलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये शर्त सही भी था, क्योंकि सोशलाइजेशन का दौर जो था वो समाप्त हो चुका था। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। इकोनॉमी, आईआर, ये सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। भारत और इजराइल का संबंध हमेशा ही अच्छा रहा है। इजराइल और यूएसए का संबंध हमेशा अच्छा रहा। तो यानी कि देखिए, यूएसए ये है, बीच में इजराइल है, ये भारत है। भारत ने सोचा अगर यूएसए के साथ हमें रिलेशन अच्छा करना है तो इजराइल के साथ जो हमारा रिलेशन अच्छा है, क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। तो 1991 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी इतना डिटेल नहीं मिलेगा। मिलियन में व्यूज़ रहते हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन इतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। ठीक ना? तो समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत ने इजराइल के थ्रू कहाँ पर लैंड किया? तो यूएसए में लैंडिंग करनी शुरू की। हमने यूएसए के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में इजराइल की बहुत मदद ली है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1991 ईस्वी में इजराइल के साथ हमने अपने संबंधों को
ऑफिशियल रूप दिया, दूतावास खोला इजराइल में। डरते थे हम अरेबियन देशों से कि तेल हमारा बंद कर देंगे अगर हम इजराइल के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो उस डर को हमने हावी नहीं होने दिया और हमने किसके साथ रिलेशन बनाया? यूएसए के साथ रिलेशन बनाने के लिए इजराइल के साथ रिलेशन बनाया। इजराइल और यूएसए का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू यूएसए के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना शुरू हो गया। हमारे ऊपर इस समय बहुत सारे आतंकवादी हमलों में हमें टारगेट किया जाता था। याद कीजिए 90 से लेकर 2008 का दौर पूरा का पूरा टेररिज्म से भरा हुआ दौर है ये भारत में। भारत पूरी दुनिया के सामने चिल्लाता था कि आतंकवादी होते हैं, कोई नहीं सुनता था। रूस ने यूएसए पर जब अटैक हुआ उसके बाद से टेररिज्म नाम की चीज़ अमेरिका को भी समझ में आई और उसको पता चला कि कॉमन इंटरेस्ट कौन सा? आतंकवाद और भारत की इकोनॉमी, दोनों चीज़ ओपन हो चुकी थी। अब हमारे लिए कॉमन इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। रूस भी चूँकि जा चुका था, यूएसएसआर जा चुका था, तो भारत को भी कहीं न कहीं ज़रूरत किसकी थी? तो अमेरिका जैसे देशों की ज़रूरत थी। यहीं से हमारा संबंध क्या होना शुरू हुआ? अच्छा होना शुरू हुआ। ये इतना सारा बैकग्राउंड मैंने इसीलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको कहाँ पर लाना चाह रहा हूँ और कहाँ पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपतियों का भारत दौरा शुरू हो गया और भारत के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत हमारे परमाणु कार्यक्रम को मान्यता दी गई। पहली बात तो जब हमने 1998 में ब्लास्ट किया था, पर 1999 में जब हमने किया था परमाणु परीक्षण, तो अमेरिका, जापान, पश्चिमी देशों ने हम पे क्या किया था? सैंक्शन लगा दिया था। फ्रांस को छोड़कर बाकी सभी देश हमारे विरुद्ध हो गए थे। लेकिन फिर अमेरिका को ये समझ में आ गया कि ये जो भारत ने परमाणु ब्लास्ट किया है, ये कहीं न कहीं आगे जाकर चीन जैसे देशों को टैकल करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए वो हमारी शर्तों पर हमारी बात मानने को मजबूर हो गए और फिर से हमारे साथ उनका रिलेशन अच्छा होना शुरू हो गया। एक बैकग्राउंड आपके मन में बन गया होगा, एक फिगर बन गया होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आईआर जो होता है वो किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती है। एक कोई टॉपिक पेपर पढ़ लीजिए, उससे नहीं सीखी जा सकती है। उसके लिए कोई पढ़ाने वाला चाहिए होता है। तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो डायमेंशन को कवर कीजिए, कितने सारे आयाम को मैंने कवर करवाया है। भारत के जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको भी मैंने जोड़ने की कोशिश कहाँ से की है? भारत और यूएस के रिलेशन से जोड़ने की कोशिश की है। ओके, चलिए देखते जाइए। चीन के आर्थिक दिग्गज बनने के दबाव के कारण, देखिए फैक्टर मैंने क्या बोला कि हमारे दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन इंटरेस्ट का काम करेगा, तभी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। भारत और रूस के संबंध इसलिए अच्छे हैं क्योंकि भारत को अपने सैन्य इक्विपमेंट के 65% ज़रूरत रूस से पूरा करना होता है और रूस को भी भारत जैसे देशों की ज़रूरत होती है। जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जब उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो अकेला नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया ने अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उस पर सैंक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके साथ व्यापार किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉमन कुछ ना कुछ फैक्टर जब भी होगा रिलेशन आईआर में, तो वहाँ पर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा और उस कॉमन फैक्टर को आपको अपने आंसर में जगह देनी ही पड़ेगी। नहीं देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उस दिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा था, लेकिन मैंने उनको नंबर भी दे दिया, लेकिन फिर भी उनमें कॉमन फैक्टर उन्होंने नहीं लिखा था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, क्यों हमारा रिलेशन अच्छे हो रहे भाई, वो लिखना ज़रूरी होता है। ओके, भारत अमेरिका करीब आ रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। देखिए, चाणक्य की भी नीति थी कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। ये आज भी प्रासंगिक है और ये हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक। दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? तो दोस्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, या फिर कॉमन दुश्मन जो हो क्या होगा? तो भी दोस्त होता है। इस प्रकार भारत अमेरिका संबंधों को विस्तृत रूप में देखने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? बहुत सारा कुछ मैंने आपको बताया है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल में विश्व की अर्थव्यवस्था भारत और चीन का प्रभुत्व था। इसके पीछे कारण एक बड़ी आबादी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी कौशल से प्रेरित था। औद्योगिक क्रांति के आगमन ने ग्रेट ब्रिटेन को एशिया व प्रभुत्व में सक्षम बनाया। जल्द ही ब्रिटिश अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ विश्व के एक बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाने में सक्षम हो गए। उपनिवेश का मतलब होता है, बहुत सारे जो मासूम बच्चे होते हैं जिन्होंने शुरुआत की है अभी उनको नहीं पता होता, बता देता हूँ। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी बनाने में, गुलाम बनाने में। ठीक है, गुलामी और आज़ादी तो पढ़ा होगा आपने। गुलाम बनाने में सक्षम हो गए थे। भारत भी किसी का गुलाम बना हुआ था। गुलाम का तात्पर्य क्या होता है कि आप अपने फैसले खुद से नहीं ले पाते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं, लेकिन आप दरअसल होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने फैसले जब किसी और के द्वारा प्रेरित होकर लेते हैं तो क्या है? वो गुलामी होती है।
द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया की शक्ति की गतिशीलता को बदल दिया। अमेरिका पश्चिमी का एक नेता के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन का जो सूरज कभी नहीं डूबता था वो डुबा दिया, और अमेरिका का सूरज जो कभी उगा नहीं था उसको उगा दिया। ब्रिटेन और भी जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी वो क्या हो गया, वो ख़त्म होने के कगार पर आ गईं, और अमेरिका जैसी जो नई वर्ल्ड थी, न्यू वर्ल्ड, अमेरिका न्यू वर्ल्ड था, उसका उदय प्रारंभ होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही शक्ति दुनिया में रह जाती, एक होता है यूएसएसआर, क्योंकि उसने जर्मनी को परास्त किया, हिटलर की सेना को परास्त करने में यूएसएसआर की बहुत बड़ी भूमिका थी, और दूसरा अमेरिका, जिसने जापान में अपने परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया को दिखाया कि देखो हमारे पास वो चीज़ है जो तुम्हें पूरा कॉन्टिनेंट हम मिटा सकते हैं चाहे तो ये शक्ति दिखाई किसने, अमेरिका ने। तो अब ये दोनों शक्ति क्या हो जाएंगे, महाशक्ति, और अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस और इन लोगों का जो बोलबाला था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। जल्दी एशिया से बाहर जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली मानव पूंजी के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गया। एशिया से बाहर जाने वाले लोग अब किसकी ओर देखने लग गए, अमेरिका की ओर। क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि अमेरिका जाओगे तो भूखे नहीं मरोगे, कैब चलाने वाला भी 5 लाख 7 लाख पर मंथ कमा लेता है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति वाला देश बन गया, और आज भी इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं बॉर्डर पार कर करके। भारतीय लोग भी बहुत सारे भागते हैं वहाँ। दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत के बावजूद आधुनिक काल में इसकी अर्थव्यवस्था अतीत में निर्यात आधारित से आयात निर्भर बदल गई। एक समय में जो भारत में 1700 ईस्वी में दुनिया के व्यापार का 24.4% थे, 1947 में मात्र 4.5% रह गया। ये भारत की इकोनॉमी का डाउनफॉल था। जो लोग ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से भारत जो है वो आधुनिक बना, उनको बस ये डेटा उनके मुंह पर मारो, वो चुप हो जाएंगे कि ये काहे का आधुनिकीकरण है कि 1700 ईस्वी में पूरी दुनिया के व्यापार का 25% हमारा हिस्सा था और 1947 में 4% हिस्सा रह गया। 2023 में भी 4% या 5% के आसपास ही है। तो कौन सा आधुनिकीकरण किया आपने, हमें बताइए। तो ये भी एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत बनाम चीन। भारत और चीन दोनों 1940 के दशक के अंत में लगभग एक ही समय अपनी यात्रा शुरू की। समय के साथ चीन एक विनिर्माण आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, जो बायोटेक, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। लेकिन एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते चीन की अक्सर मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को उल्लंघन की आलोचना भी की जाती थी। लेकिन ये कम्युनिस्ट देश था और यहाँ पर हिंसा को स्टेट के द्वारा समर्थित किया गया था, इसके कारण से इसकी आलोचना भी होती थी। दूसरी ओर भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा, लेकिन 1980 के दशक के अंत में उसे आर्थिक झटके का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक में एलपीजी सुधारों ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया। तब से भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ साथ प्रमुख विनिर्माण उद्योग में घरेलू क्षमता के निर्माण, आत्मनिर्भरता और घर में बनाने की जो बात करते हैं, ये 1991 के बाद ही उतना ज़्यादा मजबूती से संभव हो पाया है। महत्वपूर्ण संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित अपनी प्रतिबद्धता और नीतिगत कार्रवाई में सुसंगत रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो लिबरलाइजेशन हमने 1990 में किया है, 1990 में किया है, वही चीन ने कब किया था, 1975 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। भारत अमेरिका संबंध, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरा, और अगर वीडियो पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि पसंद आया है या नहीं पसंद आया है। कुछ खामी हो तो भी बता सकते हैं। भारत अमेरिका संबंध। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही गहरी लोकतांत्रिक संस्कृतियों वाले सुस्थापित गणराज्य हैं। यह उन्हें हिंद प्रशांत और उसके बाहर एक विस्तारवादी और आक्रामक चीन द्वारा पेश की गई चुनौती का सामना करने के लिए स्वाभाविक सहयोगी बनाता है। हिंद प्रशांत, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, पहले एशिया पैसिफिक नाम था, इंडो पैसिफिक, चीन के विस्तारवादी और आक्रामक चीन के द्वारा नीति, टेररिज्म, ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, हमारे बीच में कॉमन इंटरेस्ट है। ये सब एआई भी हमारे बीच में कॉमन इंटरेस्ट है। सिलिकॉन चिप का निर्माण, ये एक नया फील्ड है जिसमें हमारे कॉमन इंटरेस्ट बन रहे हैं, क्योंकि हमें चीन और ताइवान को इसमें टैकल करना है। ताइवान का इसमें प्रभुत्व है, आने वाले समय का यही है पेट्रोल। अगर इस पर निर्भरता भी किसी और देश पर हो गई इसके कारण भी, तो फिर आप निर्भर हो जाएंगे किसी पर। तो ये आने वाले समय का पेट्रोल डीजल क्या है, तो यही सिलिकॉन चिप वगैरह ही है, क्योंकि ये हर चीज़ में काम आएगा। और इस पर भी अगर आप निर्भर हो गए कि कहीं और से लेकर हम आएंगे, तो फिर आपकी इकोनॉमी की निर्भरता बनी ही रहेगी। जैसे अभी तेल पर बनी हुई है, कल को सिलिकॉन चिप पर बन जाएगी। किसी देश से लड़ाई होगा, बोलेगा सिलिकॉन चिप नहीं देंगे हम।
ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये आत्मनिर्भरता अगर आपको चाहिए तो इन जैसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा। और अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है कि वो भी चाह रहा है कि हम सिलिकॉन चिप के निर्माण में, एडवांस चिप, मेमोरी चिप नहीं, एडवांस चिप, जिसका रोबोटिक्स में यूज़ किया, ऑटोमेशन में यूज़ किया, हथियार बनाने में यूज़ किया जाए, स्पेस में यूज़ किया जाएगा, उस चिप की बात कर रहे हैं हम। ओके। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग है। हाल ही में संपन्न भारत और T22 मंत्रिस्तरीय वार्ता में वैज्ञानिक अनुसंधान, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका घनिष्ठ सहयोग को देखा गया है। और हम दोनों देशों ने 2+2 बैठक भी करते हैं, उसमें भी इस चीज़ पर बात की है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत अमेरिका सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक क्षेत्र, भारत अमेरिका विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करता है। इसके अलावा G20 में हम लोग भाग लेते हैं और क्वाड में भी हैं। और एक और संगठन है I2U2, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, 2 बार U 2 बार I, यहाँ पर USA लिख दो, यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ पर इजराइल, इजराइल, ये सब के सारे किस में आते हैं, I2U2। ये सब पॉलिटिकल मंच है हमारे लिए, क्या है, पॉलिटिकल मंच है। ओके। साइबर सुरक्षा में भी हमने बातचीत की है। 2016 में साइबर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। भारत अमेरिका साइबर सुरक्षा वार्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग करना, साइबर युद्ध का मुकाबला करना, और सिलिकॉन चिप में भी अब हम लोग सहयोग की बात करने जा रहे हैं। इन सब क्षेत्रों में हमें बात करना है। काउंटर टेररिज्म, मैंने पहले ही बताया था कि आतंकवाद जो है वो हमारे बीच में क्या है, एक कॉमन इंटरेस्ट है, जिस पर हम दोनों को जो हमारा प्रभावित कर रहा है। पहले अमेरिका नहीं मानता था, लेकिन बाद में माना वो, है ना। तो ये भी चीज़ एक हमारे बीच में है। वैश्विक आतंकवादियों और संस्थाओं के पदनाम में सहयोग करना। लेकिन यहीं पर जब चुनौती की बात आएगी तो चुनौती में आप क्या लिखोगे, जो निज्जर जैसे लोगों को, जिनको हम आतंकवादी मानते हैं अपने देश में, उसको अमेरिका जो है एक सिविलियन मानता है, एक कॉमन सिविलियन मानता है, कनाडा का नागरिक मानता है, और हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि हमने उसकी हत्या करवा दी है। अगर वो हमने उसकी हत्या करवाई तो ओसामा बिन लादेन के साथ क्या हुआ था, उसके सम्मान में कौन सा अमेरिका ने पद्म पुरस्कार बांटे थे, बताइए मुझे। उसकी भी तो हत्या हुई थी, तो आपका आतंकवादी था, तो उसको हमने आतंकवादी बोला। लेकिन ये हमारा आतंकवादी है, उसको आप नहीं बोल रहे। ये क्या है, ये चुनौती है, ये चुनौती में आपको लिखना पड़ेगा। रक्षा व्यापार $15 अरब से अधिक का है। संयुक्त युद्धाभ्यास, जैसे युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास ही हम करते हैं, ठीक है, युद्धाभ्यास ही उसका नाम है। मालाबार अभ्यास करते हैं। कर्मियों का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, समुद्री डकैती का मुकाबला, इन सभी चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो 4 रक्षा समझौते के मैं नाम बोलूँगा, इसको सोते जागते याद रखिएगा, सामने लिखकर चिपका लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा सर्च करके। GSOMIA, लेमोआ, कोमकासा, बेका, ये सब सैन्य सूचना, रसद विनिमय, अनुकूलता, सुरक्षा क्षेत्र को कवर करते हैं। ये हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच में रक्षा के क्षेत्र में ये प्रमुख समझौते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ओके। अर्थव्यवस्था और व्यापार, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य $51.62 बिलियन है और अमेरिका के लिए $23 बिलियन के व्यापार घाटे के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यानी कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा नहीं होता, व्यापार सरप्लस में रहता है। अमेरिका को बेचते ज़्यादा हैं हम, अमेरिका से खरीदते कम है, इसलिए और भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए भाई। दवाइयाँ, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े बहुत सारे हम भेजते हैं वहाँ, वाहन आदि व्यापारिक वस्तुएं हैं हम दोनों देशों के बीच में। जलवायु परिवर्तन, अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख भागीदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन में PAC स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी, सहयोग और संवाद जैसे पहल भी हम दोनों देशों के बीच में काम करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में एक टर्मिनोलॉजी बताऊँगा मैं, सॉफ्ट पावर क्या होता है। उत्तराखंड PCS 2023 में जो अभी हुआ है, 2021 का मेंस हुआ था 2023 में, इसमें पूछा गया है उत्तराखंड PCS सॉफ्ट पावर क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी अंत में। मेंस से पूछा गया सवाल है ये। विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम लोग सहयोग करते हैं। इसरो, नासा मंगल ग्रह की खोज, हेलियोफिजिक्स, मानव अंतरिक्ष उड़ान, पृथ्वी अवलोकन में सहयोग, उपग्रह नेविगेशन, निसार,
निसार किसका किसका है? नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है पृथ्वी के अवलोकन के लिए। अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन में 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं, जो भारतीय छात्रों के सबसे पसंदीदा गंतव्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, परमाणु आपूर्ति समूह जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन भी दिया है, लेकिन चीन उसमें रंगा लड़ा रहा है, इसीलिए हम सदस्य नहीं बन पाए हैं। अमेरिका ने भारत के मुद्दों और चिंताओं का समर्थन भी किया है। सांस्कृतिक सहयोग, कल्चरल रूप से भी हम सहयोग करने की बात करते हैं। सांस्कृतिक सहयोग क्या है? तो भारत और भारतीय मूल के कुल अमेरिका आबादी का 1% 14 मिलियन लोग, इसी को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वो होता है जो अदृश्य रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी देश के साथ हमारे रिलेशन को क्या करता है? प्रभावित करता है। जिसके एग्जाम्पल हो सकता है भारतीय डायस्पोरा, जो भारतीय प्रवासी लोग अमेरिका में रहते हैं वो हो सकते हैं। इसका एक और हो सकता है सॉफ्ट पावर का एक और एग्जाम्पल कौन? तो योग हो सकता है, जिस योग को हमने फैलाया है। भारतीय कल्चर हो सकता है, भारतीय धर्म हो सकता है कोई भी। उसके अलावा जैसे बुद्धिज्म भारतीय धर्म है, जिसके आधार पर हमें चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया से हमें रिलेशन बनाने में मदद मिलता है। जैसे रामायण को मानने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे देश हैं। भारतीय खाना हो सकता है, भारतीय म्यूजिक हो सकता है, भारतीय फिल्म हो सकता है। ये सब के सब किस में रोल अदा करते हैं? तो भारत की एक छवि बनाने में कहीं ना कहीं रोल अदा करते उस देश में। किस देश में? तो जिस भी देश में जाएंगे उस देश में ये चीज़ें अदा करते हैं रोल, कि भारत के साथ रिलेशन में ये सब चीज़ें सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करती हैं। जब भी कोई रिलेशन बनाना चाहेगा तो ये चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो सॉफ्ट पावर का किस प्रकार से योगदान है आप समझ ही सकते हैं। जैसे भारत कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसके खराब रिलेशन हो, अरेबियन देशों के साथ खराब रिलेशन है। क्यों? क्योंकि क्या केवल तेल के कारण, क्या केवल हथियार के कारण? नहीं, भारतीय लोग बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं जो ढेर सारा पैसा कमाकर भारत भेजते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से भी हमारे रिलेशन क्या होंगे? कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। क्यों ट्रंप महोदय अमेरिकी चुनाव से पहले भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम करते हैं, भारत आते हैं, गुजरात में कार्यक्रम करते हैं? क्योंकि भारतीय वोटर्स रहते हैं जिनको लुभाने के लिए सब चीज़ें की जाती है। ये सब किस में आएगा? सॉफ्ट पावर में आएगा। भारत अमेरिका विवाद का भी जड़ है। चलिए देखते हैं कौन कौन से जड़ हैं। ये तो मैंने बता ही दिया ये सब। तो GSP की वापसी, वरीयता के सामान्यीकरण प्रणाली भारत द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार था। मतलब क्या है भाई? भारत को उन्होंने बोला हुआ था कि चलो भारत एक गरीब देश है, इसके सामान पर हम क्या करेंगे? कस्टम ड्यूटी वगैरह कम लगाएंगे, क्योंकि भारत में इससे रोजगार वगैरह क्रिएट होगा, भारत को मदद मिलेगा। इसकी ट्रंप ने वापसी कर दी। उसने बोला कि भारत तो बड़ी इकॉनमी बन गया है, अब इसको ख़त्म करो। तो GSP की ख़त्म कर दी। H1B वीज़ा को लेकर भी है कि भारतीय बहुत सारे H1B वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है उनको। भारत का डेटा स्थानीयकरण कदम। अब भारत में गूगल और फेसबुक ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। भारत सरकार ने बोला कि देखो आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन हमारा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, अमेरिका नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद है। रूस से भारत की निकटता, जैसे भारत ने S-400 खरीदा है और बहुत सारे तेल खरीदे हैं रूस से, इसको लेकर ही अमेरिका का क्या रहता है? नाक भौं सिकरा हुआ रहता है। भारत का क्या कंसर्न है? भारत का है कि भारत के बहुत सारे अमेरिका के न्यूज़ चैनल, बहुत सारे अमेरिका की संस्थाएं भारत को सांप्रदायिक देश के तौर पर जानती हैं। सांप्रदायिक देश के तौर पर छवि बनाती है हमारे प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे देश का छवि बनाती हैं कि सांप्रदायिक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहती है बीजेपी को। आपने कभी सुना होगा अमेरिकी न्यूज़ चैनल, तो उस पर इस तरह के शब्द यूज किया है। क्यों भाई? ये तो गलत है। हमारे देश में तो सबका साथ सबका विकास की हम लोग बात करते हैं। सांप्रदायिकता अगर हमारे ही देश में, तो आपके देश में क्या हो रहा है? ब्लैक एंड वाइट के बीच में बताइए जरा हमें। गला दबा कर मार देता पुलिसकर्मी किसी ब्लैक आदमी को सड़क पर, देखा होगा आपने वीडियो। पिछले साल आंदोलन भी हुआ था, तो इसका भी मुद्दा हम उठा सकते हैं कि भारतीय छात्र कुछ दिन पहले चाकू से गोद दिया गया सड़क पर, मौत हो गई उसकी। भारतीय सिखों पर अटैक होते हैं, भारतीय दूतावास पर अटैक होता है। हमारे देश में तो अमेरिकी दूतावास पर अटैक नहीं होता है। ये सब कुछ क्या है? कॉमन चुनौतियाँ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए आगे क्या है? अमेरिका ने भारत पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया कि आप क्या करते हो? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है उसका उल्लंघन करते हो। भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। इससे दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति भी हो गई है। आगे की राह क्या है? आगे की राह है कि प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने वाले अधिनियम काटसा के तहत भारत को विशेष छूट प्रदान करके अमेरिका एक कदम आगे बढ़ा है। भारत ने S-400 खरीदा, तो जैसे काटसा एक अमेरिका में कानून है जिसके तहत रूस के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ हथियार खरीदने वाले देशों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है काटसा के तहत।
लेकिन भारत पर नहीं लगा। तुर्की पर काटसा के तहत कार्रवाई किया अमेरिका ने, लेकिन भारत पर नहीं किया। भारत को रूस के साथ अपने सहयोग जारी रखने में मदद करेगा, जो भारत का पुराना समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला भागीदार है। मतभेदों से ऊपर उठना और शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, बहुपक्षीय विश्व की स्थापना करना, मल्टीपोलर विश्व, एक पोलर नहीं, निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका दोनों के पारस्परिक हित में है। यही आगे की राह है। दुनिया के कल्याण के लिए हम लोग काम करें मिलकर, यही है। कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा। कितने सारे आयाम मैंने कवर किए हैं, ये सारे के सारे डायमेंशंस हैं जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, कुछ कॉमेंट करके ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। ये दोनों चचा जान रहे। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।